आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, नसबंदी के 2.5 साल बाद हुआ बच्चा। ऑपरेशन फेल होने से मजबूर मां को कराना पड़ा तीसरा सीजर। विद्युत बिलों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने दीपक जलाकर अधिकारियों को जताया विरोध। कोरोना के 4 मरीज सामने आने से प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन से बाहर से आने वाले यात्रियों की होगी कोरोना जांच। जिला कांग्रेस अध्यक्ष फौजदार की फौज की 1 सप्ताह में होगी घोषणा। भारतीय हॉकी टीम की जीत के साथ शहर में मनाया जश्न। हॉकी प्रेमियों ने ढोल धमाके के साथ निकाला जुलूस। और तिलक सिंदूर में दर्शन करने गई महिला के गले से खींची चैन। अब खबरें विस्तार से। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा विद्युत के उपभोक्ताओं को मिल रहे भारी भरकम बिल को लेकर नारेबाजी करते हुए विद्युत मंडल कार्यालय के सामने दिए जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए उपस्थित अधिकारियों को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल बिल कम करने की मांग की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गुरुवार की दोपहर नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंकज राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस ने बढ़ती हुई बिजली बिल की दरों एवं शासकीय उपक्रमों में निजीकरण के विरोध में स्थानीय मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इटारसी में विरोध प्रदर्शन किया। शिवराज सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेसी हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां पहले से ही पुलिस बल मौजूद था। कांग्रेसियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम अपना ज्ञापन सेक्शन ऑफिसर तिवारी को सौंपा। यहीं कांग्रेसियों ने विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य द्वार पर दिए जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार भी मौजूद थे। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौड़ ने बढ़ी हुई बिजली की दरों के साथ साथ शासकीय उपक्रमों में निजीकरण पर सवाल उठाया और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 संशोधन संसद में लेकर आ रही है, जिसके बाद बिजली का सारा कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में अगर यह बदलाव लागू हो गए होते तो बिजली के दाम आसमान छूने लगेंगे और आम लोगों के लिए बिजली के खर्च को सहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में आज पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, ठीक उसी तरह बिजली बिल संशोधन के बाद देश में बिजली के दाम भी बढ़ेंगे। प्रदर्शन के दौरान पाली भाटिया, शेष मेहरा, मोहन चलिया, राजकुमार केलू उपाध्याय, विजय बाबू चौधरी, अजय शुक्ला, माधवी मिश्रा, अमित कापरे, सीमा भदौरिया, अनिल राठी, कैलाश नवलानी, नरेश चौहान, मुकेश गांधी, नवल पटेल, राकेश चंदेल, शैलेंद्र पाली, मधुसूदन यादव, नर्मदा प्रसाद रैकवार सहित अनेक कांग्रेसी उपस्थित थे। और जहाँ पर महंगी हमारे मध्य प्रदेश के बांधों का पानी आप विद्युत परियोजनाओं को दे रहे हो, मुफ्त में दे रहे हो, तो बिजली तो सस्ती दिलवाने के लिए आप लोग जब आपके पास कोई लड़ाई करने आते, कोई शिवराज सिंह के बाद तो लड़ना चाहता नहीं बिजली का बिल। मेरे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, इसके बाद 20,000 रुपये महीने का बिजली का बिल आ रहा है। 20,000 रुपये महीना बिजली का बिल हमारा आ रहा है। क्या था, किन मुद्दों को लेकर किया था? देखिए क्या है, लगातार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बिजली की दरों पे बढ़ोतरी की जा रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो विद्युत मंडल है उसका निजीकरण भी किया जा रहा है और इतनी अनियमितताएं हैं बिजली विभाग में। आदमी वैसे ही कोविड के दौर में मरा हुआ है, आदमी की स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति, उसकी जेब में पैसा नहीं है। ऊपर से जो है ये बिजली बिल माफ़ करने की जगह जो है इसकी दरें को बढ़ा रहे हैं। दूसरा हमारा ये कहना है कि ये जो सरकार है जो निजीकरण की राह पे चल रही है, अभी संसद में 2003 इलेक्ट्रिसिटी बिल ये संशोधन उसका करने वाली है। अगर वो बिल संशोधन हो जाता है तो ये जो बिजली की दरें तय करने का काम है ये हमारे देश के उद्योगपतियों को बेच देंगे और ये बिजली की दरें तय करेंगे जैसे पेट्रोल और डीजल के रेट तय होते हैं। 2 सीजन होने के बाद प्रसूता ने 2.5 साल पहले परिवार नियोजन अपनाने के लिए नसबंदी ऑपरेशन करवा लिया। बावजूद इसके ऑपरेशन फेल होने से महिला को तीसरी डिलीवरी करवानी पड़ी, वह भी सीजर से, जबकि पहले भी 2 बच्चे सीजर से हुए थे। प्रसूता ने ऑपरेशन फेल होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की है। शासन द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि 2 बच्चों से अधिक बच्चे पैदा ना हो, क्योंकि तीसरा बच्चा होने पर शासन द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ
परिवार को नहीं मिल पाता। इसी परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत केसला ब्लॉक के घोगरी ग्राम निवासी ममता सोलंकी ने 2 बच्चों के जन्म होने के बाद शासकीय अस्पताल में ही नसबंदी कराई थी, जहां पर दूसरा बच्चा होने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आभा जैन ने सीजर करने के बाद उसकी सहमति से नसबंदी ऑपरेशन भी किया था। नसबंदी होने के बाद महिला ने समझा कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया और 2.5 साल बाद महिला ने 27 जुलाई को तीसरे बच्चे को जन्म दिया। तीसरा बच्चा भी सीजर से हुआ। उल्लेखनीय है कि तीसरा सीजर हाई रिस्क माना जाता है। प्रसूता का पति करण मजदूरी करता है। उनकी पूर्व में जन्मी 2 संतानों में दोनों ही बेटियां हैं। आर्थिक रूप से कमजोर इस परिवार ने बेटियों को ही बेटा मानकर नसबंदी कराई थी, ताकि दोनों की परवरिश किसी तरह से कर लेंगे। लेकिन अब तीसरी जिम्मेदारी भी उनकी बढ़ गई, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। नसबंदी करने वाले चिकित्सक की लापरवाही से नाराज दंपति ने सीएम हेल्पलाइन में लापरवाह चिकित्सक के खिलाफ शिकायत की है, क्योंकि तीसरा बच्चा होने पर उनकी दोनों पुत्रियों को लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ से भी वंचित हो सकती हैं। सर वो मैं है ना घोगरी की रहने वाली हूँ। मेरा मतलब नसबंदी ऑपरेशन हो गया था और मुझे ये 2018 में 2 लड़की हैं और मुझे मतलब बच्चे नहीं चाहिए थे। अब क्या हुआ फिर ऐसे में? नसबंदी का ऑपरेशन हो गया था, मेरा फेल हो गया। इसकी शिकायत की कहीं आपने? हाँ जी। कहाँ पर की? 181 पे। कहाँ पे आपने ऑपरेशन करवाया था नसबंदी का? नहीं, इटारसी हॉस्पिटल में। क्या चाहती हैं बाप? आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम चाहते हैं हमको कुछ लाभ। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा, सर मेरे 2 लड़की है। उस समय मैंने 2018 और 11 सितंबर को ऑपरेशन नसबंदी किया था, जबकि वो नसबंदी फेल हो गई। जिस ऑपरेशन आवाज़ मैडम ने किया था क्या? अच्छा, हॉस्पिटल में, और हमारा ब्लॉक लगता है शुक्रवार। आपके दोनों बच्चे जो पहले हुए थे तो कैसे ऑपरेशन से हुए थे, नॉर्मल हुए थे? दोनों सीजर से हुए। अब ये तीसरा चाहिए था क्या आपको? तीसरा नहीं चाहिए था हमारा शासक, इसलिए हम नसबंदी करा दी। अब ऐसे में अब तीसरा बच्चा हो गया है तो क्या कहीं शिकायत करी आपने, क्या कार्रवाई? किया था हमने, हमारे सप्ताह ब्लॉक में भी किया था, तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए हम सीएम हेल्पलाइन में किया। शासन द्वारा हम चाहते हैं कि जो भी शासन द्वारा जो हमें लाभ मिलना चाहिए, हमारे दोनों लाडली लक्ष्मी का लड़कियों पे जो लाभ चला जाएगा। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नसबंदी ऑपरेशन फेल होना बड़ी बात नहीं है। 2% ऑपरेशन फेल होने की संभावना रहती है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड की दौड़ से बाहर होकर ब्रॉन्ज मेडल के लिए जर्मनी से हुए मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम को मिली 5-4 से जीत की खुमारी इटारसी के हॉकी खिलाड़ियों के सिर चढ़कर बोली। शहर के हॉकी खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया। हॉकी होशंगाबाद के अध्यक्ष प्रशांत जैन के नेतृत्व में गांधी मैदान के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास से शुरू हुआ जीत का जश्न मेजर ध्यानचंद चौक और फिर यहां से जय स्तंभ तक चला। मेजर ध्यानचंद चौक से हॉकी खिलाड़ी जय स्तंभ तक जुलूस की शक्ल में पहुंचे। आतिशबाजी, ढोल पर नृत्य, मिष्ठान वितरण के साथ ही जय स्तंभ के पास कई हॉकी प्रेमी इस जश्न में शरीक हो गए। इस अवसर पर सचिव कन्हैया गुरियानी, सरजीत सिंह सैनी, शिरीष कोठारी, जयराज सिंह भानु, रविंद्र जोशी, जयकिशोर चौधरी, राकेश यादव, मोहम्मद इदरीश खान, तरुण पोपली, मोहम्मद जाफर सिद्दीकी, सर्वप्रीत सिंह भाटिया, हैप्पी भाटिया सहित हॉकी संघ के पदाधिकारी, सदस्य, नन्हे हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित थे। हॉकी होशंगाबाद के सदस्यों के साथ नन्हे हॉकी खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद चौक पर जमकर नृत्य किया। इस बीच खिलाड़ी अमजद गोलंदाज ने जमकर आतिशबाजी की। ढोल की थाप पर खिलाड़ी जमकर नाचे। जीत का जश्न मनाने का एक अलग ही अंदाज था, जहां से जुलूस की शक्ल में पहुंचे और आतिशबाजी के साथ जमकर नृत्य किया। इटारसी के निकट विवेक सागर के गांव शिवनगर चांदौन में भी भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया गया। विवेक सागर के घर उसके परिजनों के साथ ही मोहल्ले के लोगों ने सुबह से टीवी पर नजरें जमा कर रखी थी। जैसे ही मैच की आखिरी विसिल बजी, उस छोटे से कमरे में आधा सैकड़ा से अधिक खेल प्रेमियों ने जमकर नृत्य किया और सभी का मुंह मीठा कराया। विवेक सागर के भाई विद्यासागर ने इस जीत की सभी को बधाई दी और 4 दशक बाद भारतीय टीम की जीत में पूरी टीम को बधाई दी है।
प्रदेश के लौटे हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम को जैसे ही कांस्य पदक मिला, उससे प्रदेश के मुखिया काफी प्रसन्न नजर आए और उन्होंने छोटे से गांव के लाल विवेक सागर प्रसाद को बधाई देते हुए प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इनर व्हील क्लब द्वारा 6 अगस्त को दोपहर 3 बजे से कमान फैसिलिटी सेंटर मुस्कान परिसर में स्तनपान एवं शिशु सुरक्षा पर सेमिनार आयोजित किया। इनर व्हील क्लब द्वारा 6 अगस्त को दोपहर 3 बजे से कमान फैसिलिटी सेंटर मुस्कान परिसर में स्तनपान एवं शिशु सुरक्षा सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मेदांता हॉस्पिटल इंदौर के डॉक्टर सचिन गोठी, डॉक्टर रवि टिकारिया, डॉक्टर विजय टिकारिया, डॉक्टर शीतल दयाल, डॉक्टर प्रज्ञा सलोनी साहू के साथ ही अन्य उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाएगी। उक्त जानकारी क्लब अध्यक्ष श्रीमती सविता आर साहू द्वारा दी गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार की कार्यकारिणी की घोषणा 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगी। कार्यकारिणी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से विस्तृत चर्चा हो चुकी है। यह पहली लिस्ट होगी और दूसरी लिस्ट भी सामने आ सकती है। उक्त बातें जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री फौजदार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। नगर कांग्रेस द्वारा विद्युत बिलों में बढ़ोतरी को लेकर विद्युत विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था, जिसमें शामिल होने के लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार भी इटारसी आए थे। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री फौजदार ने कहा कि फौज की घोषणा 1 सप्ताह के अंदर कर दी जाएगी। जिला कार्यकारिणी में करीबन 400 लोगों को पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। कार्यकारिणी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से विस्तृत चर्चा हो गई है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री फौजदार ने बताया कि सभी वर्गों को टीम में शामिल किया गया है। सीनियर नेताओं का विशेष ध्यान एवं सम्मान दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है। नेताओं को संगठन स्तर पर काम सौंपा जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर श्री फौजदार ने कहा कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष पद को लेकर कोई बात नहीं है। वरिष्ठ नेताओं का जैसा मार्गदर्शन होगा उसी के अनुसार काम करेंगे। जब पूछा कि क्या दूसरी लिस्ट भी होगी, तो श्री फौजदार ने कहा कि पहली लिस्ट आ जाने दो, दूसरी लिस्ट भी हो सकती है। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर एक प्रश्न के उत्तर में श्री फौजदार ने कहा कि कांग्रेस द्वारा हुई प्रतिष्ठा को पुनः कायम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पूरा प्रयास होगा कि जिले की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीत कर आए। श्री फौजदार की बात माने तो पहली लिस्ट में 400 कार्यकर्ताओं को शामिल किया तो यह प्रदेश एवं देश के स्तर पर जिले की सबसे जम्मोजैट कार्यकारिणी होगी। उसके बाद दूसरी लिस्ट की आने की संभावना, इस पर कांग्रेस के एक नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिले में 400 सक्रिय कार्यकर्ता नहीं बचे तो ना जाने अध्यक्ष ने किन किन को शामिल कर लिया। बड़े नेताओं ये बिल्कुल गलत है। अभी पिछले हफ्ते मैं माननीय कमलनाथ जी से मिला और मैंने पिछले हफ्ते ही अपनी सूची उनको पेश की है और उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें सभी लोगों का समायोजन है, तो मैंने ये जवाब दिया कि साहब मेरे द्वारा होशंगाबाद जिले के सारे लोगों का इसमें समायोजन करके ये सूची बनाई गई। इसलिए मेरी सूची की संख्या ज़्यादा है। कितनी संख्या? लगभग 400 लोगों की सूची है। वेरी गुड। नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष का कोई कॉलम नहीं है अभी, और फिर पार्टी को जब जैसा जरूरत लगेगी। जब आपने सूची दी तो पार्टी कहाँ चली गई? पार्टी को अगर लगता है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाना है या हमारे प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा महसूस होगा तो वो फ्री हैं, वो जो चाहे वो करेंगे। हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। अभी कार्यकारी अध्यक्ष की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि इतने सीनियर लोग 40-40, 50-50 साल के अनुभवी लोग कि एक बड़ी टीम, लगभग 60 आदमी की टीम बनाई है, जिन्हें पूरे जिले का प्रभार बांटा जाएगा। एक मंडल, 2 मंडल, 4 मंडल का इस तरह प्रभाव बांटकर सारे लोग जो हमारे अनुभवी लोग हैं, जो मुझसे भी सीनियर लोग हैं, इन सबको कांग्रेस में काम दिया जाएगा और उनके माध्यम से हम लोग होशंगाबाद जिले की एक बार खोई हुई प्रतिष्ठा फिर कांग्रेस की स्थापित करेंगे और 4 की 4 सीट होशंगाबाद जिले की जीतने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। आज विधानसभा में हमारे पास 4 सीट नहीं है, तो निश्चित है कि हमको 4 सीट में विजय हासिल करने के लिए प्रयास करना है। तो सारे हमारी ये टीम जो खड़ी है आप देख रहे हैं, हर एक आदमी हमारा 1 पे 11 है। इन सब की शक्ति को हम समायोजित करके आने वाले समय में भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की नीति और उनके चरित्र को उजागर करेंगे। सभी लोगों का समायोजन किया है, जातिगत हिसाब से किया गया है, क्षेत्रवार किया गया है और हर जगह का प्रतिनिधि, ग्रामीणों का भी प्रतिनिधि लिया गया है, शहरी क्षेत्र का भी लिया गया है, ताकि ऐसा प्रयास है कि किसी को कहीं
हर जगह का प्रतिनिधित्व मिल जाएगा और बाकी जो बचे हुए लोग हैं जो रह जाएंगे उनको दूसरी सूची में समायोजित कर दिया जाएगा। कोरोना के मरीज सामने आने के बाद अब प्रशासन एक बार फिर अलर्ट हो गया है। एसडीएम ने स्टेशन प्रबंधक से चर्चा की। प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि अब जंक्शन से बाहर आने वाले यात्रियों को रैपिड किट से कोरोना की एंटीजन जांच की जाएगी ताकि पता चल सके कि कौन कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर के आने की संभावना बढ़ चुकी है। देश में प्रतिदिन कोरोना से केस बढ़ रहे हैं। इसकी दस्तक इटारसी में भी हो चुकी है। कोरोना मुक्त हो चुके इटारसी में विगत कुछ ही दिनों में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने से दहशत बढ़ गई है। वर्तमान में एक महिला पॉजिटिव न्यास कॉलोनी की है, दूसरा मरीज बजरंगपुरा क्षेत्र और अन्य 2 मरीज न्यूयॉर्क रेलवे कॉलोनी के हैं। इस प्रकार 4 केस सामने आ चुके हैं। अब वह शहर में कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, इसकी जानकारी प्रशासन द्वारा जुटाई जा रही है ताकि कोरोना के मरीजों की रोकथाम की जा सके, क्योंकि होशंगाबाद जिले में इटारसी से ही कोरोना की शुरुआत पूर्व में हुई थी। इसके बाद ही जिले में मरीजों की संख्या बढ़ी। तीसरी लहर आने के पहले ही कोरोना की शुरुआत ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दरअसल इटारसी रेलवे जंक्शन प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है। खास बात यह है कि सभी दिशाओं से आने जाने वाली ट्रेनें रुकती हैं। कई यात्री अपनी ट्रेन बदलने के लिए भी उतरते हैं। इनमें महाराष्ट्र की तरफ से आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है। महाराष्ट्र एवं अन्य प्रांतों में कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में उक्त प्रांतों से आने वाले यात्री इटारसी में आकर यहां संक्रमण फैला देते हैं। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों जियो हितवी न्यूज द्वारा खबर प्रसारित की गई थी और उसमें उल्लेख किया गया था कि जंक्शन से दूसरे प्रदेशों के लोग बाहर आकर कोरोना फैला सकते हैं। उक्त खबर प्रसारण के बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। यही वजह है कि प्रशासन का फोकस जंक्शन पर सबसे अधिक रहेगा। गुरुवार को एसडीएम एमएस रघुवंशी ने ZRUCC मेंबर राजा तिवारी के साथ स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्णय लिया कि जंक्शन से बाहर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। इसके लिए फुट ओवर ब्रिज पर ही जांच की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। कोरोना के मरीज सामने आने के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया कि स्टेशन पर काम करने वाले वेंडर्स और अन्य कर्मचारी का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए जंक्शन पर ही वैक्सीनेशन के लिए कैंप आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शहर में 4 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिसे देखते हुए जंक्शन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए बाहर से शहर में आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। यदि वह कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसे होम क्वारंटीन अथवा अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में और प्रदेश में कोरोना के नए मरीज फिर से बढ़ने लगे हैं। हमारे इटारसी में भी अभी तक जो है 4 केसेस हो गए हैं पिछले 1 हफ्ते में। तो ये चिंता का विषय है। थर्ड वेव आने की संभावना के दृष्टिगत हमने, क्योंकि ये सारे जो है रेलवे से रिलेटेड हैं लोग, इनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वही लोग जो है बाहर से किसी न किसी जगह से जाकर संक्रमित होकर आ रहे हैं और हमारे इटारसी को संक्रमित करेंगे। तो इसके लिए हमने स्टेशन मास्टर के पास उनके चैम्बर में आज हमने बैठक की, उनके डिपार्टमेंट की भी, कि जितने भी उनके वेंडर हैं, उनके सफाई कर्मी हैं और दूसरे जो लोग हैं इनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनका वैक्सीनेशन हो जाए। हमने उनसे सूची मांगी है और हम स्टेशन पर ही एक कैंप लगा करके और उनको वैक्सीनेट कर देंगे। बाहर जो लोग घूमते रहते हैं, बाहर से आकर आने वाले लोग हैं, उनके लिए भी निर्देश दिया है कि वो बिना मास्क के कोई भी स्टेशन परिसर में, स्टेशन के बाहर घूमता हुआ नहीं दिखे। और अगर जो बाहर भी जो लोग हैं उनके अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, कुछ लोग बेकारी टाइप के लोग हैं, उनको भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था हम करेंगे। और हमने जितने भी हमारे शहर में जो 8 सेंटर हैं उनके भी नाम दिए कि जिसको भी जहाँ भी सुविधाजनक लगता है उन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा लें। और स्टेशन पर हमने एक और व्यवस्था के लिए प्लान किया है कि यहाँ पर एंटीजन टेस्ट कोरोना का हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ताकि जो कोई अगर बाहर से आकर संक्रमित होता है तो वो उसमें टेस्ट में हमारा आ जाएगा और शहर को हम इस रूप में बचा पाएंगे। शहर के अंदर भी हमने जो है नगर पालिका, पुलिस और हमारा राजस्व की टीम मिलके एक फिर से हम इसका मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का अभियान स्टार्ट कर रहे हैं। आज से वो स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ शहर में कोविड के जो मरीज हैं वो बढ़ें। शहर में तैयार हो रही हॉकी की नई पौध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का
मैदान मिले। इसके लिए विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने हॉकी होशंगाबाद के सदस्यों से चर्चा की। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने भारतीय टीम में शामिल नर्मदांचल के हॉकी प्लेयर विवेक सागर प्रसाद से टेलीफोन पर चर्चा करके उनको इस जीत पर बधाई दी। विवेक और संपूर्ण हॉकी टीम ने जिला हॉकी संघ को भी बधाई दी। DHA से चर्चा में विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से मिलकर इटारसी में एस्ट्रोटर्फ के लिए बात करेंगे। CM और खेल मंत्री से चर्चा में जिला हॉकी संघ के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। सानी विश्राम गृह में विधायक डॉक्टर शर्मा की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा ने उपस्थित जनों से अनुरोध किया कि बारिश से पूर्व अपने घरों के सामने, मोहल्ले एवं खुले मैदान पर पौधरोपण किया जाए, जिससे शहर का वातावरण भी दूषित नहीं होगा और शहरवासियों को ऑक्सीजन आसानी से मिलेगा। पौधरोपण को लेकर एक समिति का गठन भी किया गया। वहीं विधायक डॉक्टर शर्मा ने गिरते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए वाटर हार्वेस्टिंग लगाने पर जोर दिया। बैठक में उपस्थित SDM श्री रघुवंशी ने पौधरोपण एवं वाटर हार्वेस्टिंग पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना के मरीज सामने आने लगे हैं, कोरोना से सावधानी आवश्यक है। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी उपस्थित थे। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, जयकिशोर चौधरी, भरत वर्मा, पंकज चौरे, डॉक्टर नीरज जैन, प्रमोद पगारे, जसवीर छाबड़ा सहित अनेक कार्यकर्ता एवं संगठनों के सदस्य उपस्थित थे। आज 2-3 मुद्दे थे। एक तो जो वृक्षारोपण का कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया था, अब उसका दूसरा चरण करना। पहले चरण के वृक्षों के बाद तो उसके लिए सब साथियों को बुलाया था। 7 तारीख को हम फिर 50 झाड़ लगाने का टारगेट रख रहे हैं, जो न्यास कॉलोनी से और सोना सांवली जाने वाले मार्ग पर लगाए जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा, वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोग्रेस जानना था। तो जब से हम लोगों ने ये तय किया है, तब से वाटर हार्वेस्टिंग के काम लगातार चल रहा है। शासकीय भी और अशासकीय भी, ये निजी लोग भी लगवा रहे हैं और शासकीय भवनों को भी हम लगवा रहे हैं। निरंतर वो काम भी जारी है और उसकी प्रोग्रेस ठीक है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम, क्योंकि ये वाटर हार्वेस्टिंग तो लगातार चलेगी, बरसात हो या ना हो। वृक्षारोपण सिर्फ बरसात में ही करेंगे ताकि वो पनप जाए। 2 विषय तो ये थे, दोनों विषय में हम संतुष्ट हैं कि काम ठीक चल रहा है। तीसरा विषय था वैक्सीनेशन का, क्योंकि अब 80% के करीब लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, तो अब वो प्रोसेस थोड़ी स्लो हो गई है। तो हम किस प्रकार से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि बचे हुए लोग वैक्सीनेशन करा लें, एक बात। दूसरा, कौन से ग्रुप हैं जो नहीं करा रहे हैं, दूसरी बात, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और तीसरी बात है कि बाहर से बहुत से लोग आते हैं और वो उनसे इन्फेक्शन का डर होता। अभी भी जो 2 केसेस आए हैं वो बाहर वालों के वेंडर्स के माध्यम से ही आए, तो उन पर किस प्रकार से नियंत्रण हो। तो अभी हमारे SDM साहब और राजा तिवारी जो सांसद प्रतिनिधि हैं, जयरारी समिति के मेंबर हैं, वो रेलवे स्टेशन के अधिकारियों से ही बात करने गए हैं कि वो रेलवे स्टेशन पर इन सब तत्वों को रोकें और वेंडर्स का वैक्सीनेशन करें। ये 3-4 विषय थे जिन पर आज चर्चा हुई और अभी सब उन सब का काम चालू कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उसके लिए हम सब की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को। तिलक सिंदूर में भगवान शिव के दर्शन करने गई महिला के गले में अज्ञात चोर ने सोने की चैन खींच ली, जिसकी शिकायत फरियादी ने पाथौटा थाने में की है। तिलक सिंदूर में भगवान शिव के दर्शन करने गई महिला के गले से गुफा में अज्ञात चोर ने सोने की चैन खींच ली, जिसकी शिकायत फरियादी ने पाथौटा थाने में की है। सोने आवासों के साथ अब मंदिरों में भक्तों के साथ चोरी की घटनाएं होने लगी हैं। ताजा मामला सामने आया है तिलक सिंदूर मंदिर की गुफा का, जहां से महिला के गले से सोने की चैन चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि 2 अगस्त को सिवनी मालवा के कहारिया निवासी राहुल जाट अपनी मां के साथ तिलक सिंदूर में भगवान शिव के दर्शन करने आए थे। सोमवार का दिन होने से यहां भक्तों की भीड़ थी। जब उसकी मां दर्शन करने के बाद गुफा में भगवान शिव की परिक्रमा कर रही थी, उसी दौरान उसके गले से चैन चोरी हो गई। दरअसल गुफा में अंधेरा होने और भीड़ के कारण पता नहीं चल सका। बाद में जब महिला ने मंदिर के नीचे आकर देखा तो उसकी चैन गले से गायब थी।
चोरी हुई सोने की चेन की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा की विधायक निधि से शहर के लिए स्वीकृत सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस की सौगात मिली है। यह एम्बुलेंस शुक्रवार को इटारसी पहुंचेगी। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा की विधायक निधि से शहर के लिए स्वीकृत सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस इटारसी पहुंचेगी। एक और जहां कोरोना की तीसरी लहर ने शहर में दस्तक दे दी, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवा के लिए एम्बुलेंस का आना काफी मददगार साबित होगा। आर्थिक ब्रेक के बाद खबरें जानी है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, ब्रो, कॉटन। अरे
कनेक्ट कर ले। कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड। तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग के आह्वान पर शहर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के आरंभ में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस अनुसूचित वर्ग के जिलाध्यक्ष रमेश बामने ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 9 अगस्त को भोपाल में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। बैठक में विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना वॉरियर्स बनकर लोगों की मदद की, उनका भी सम्मान कांग्रेस अनुसूचित विभाग जिला होशंगाबाद के द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार, पंकज राठौर, धर्मदास मिहानी, कैलाश नवलानी, माधवी मिश्रा, सीमा भदौरिया, नीलम गांधी, रमेश के साहू, मोहन झलिया, गजानन तिवारी, शरद बामने, अवध पांडे, हीरा ठाकुर, गुफरान अंसारी, राकेश चंदेल, मुकेश गांधी, प्रवीण गांधी सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी। मंच का संचालन अमित कापरे तथा आभार प्रदर्शन गजानन तिवारी ने किया। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी विपिन जोशी स्मारक समिति द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी विपिन जोशी स्मारक समिति द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। आयोजन समिति के अधिवक्ता रमेश के साहू द्वारा बताया गया कि पिछले 36 वर्षों से सम्मान समारोह का आयोजन होता आ रहा है। इस बार 37वें वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रविष्टियां प्रारंभ है। यह प्रस्ताव आगामी 25 अगस्त तक साहू लॉ चैम्बर 5वीं लाइन एवं ईदगाह मोहल्ला स्थित निवेदन प्रिंटर्स में जमा किया जा सकता है। विपिन जोशी स्मारक समिति का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह का यह 37वां वर्ष है और गत वर्ष भी हमने कोविड के बावजूद सांकेतिक रूप से आयोजन किया था ताकि हमारे शिक्षक सम्मान समारोह की निरंतरता बनी रहे। इस वर्ष हमने पुनः प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं जिसके आधार पर चयन होता है। प्रविष्टियों को अंतिम रूप से पहुंचाने की जो तिथि है वह 25 अगस्त निर्धारित की गई है। 1 सितंबर को घोषणा होती है जिन शिक्षकों का सम्मान होना है और 5 सितंबर को हमारा गौरवपूर्ण आयोजन होता है। हम इस वर्ष के आयोजन का स्वरूप क्या होगा, कितना बड़ा अथवा कितना छोटा होगा, यह कोविड की तीसरी लहर पर जो सामने आएगी बात उसके आधार पर निर्धारित होगा। किंतु वर्तमान में हमने सभी सम्मान देने का निर्णय लिया है और उस हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। जो भी प्रविष्टियां हैं वह PDF फाइल में एवं रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाना आवश्यक है और अंतिम तिथि 25 अगस्त निर्धारित की गई है। पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्मदिन शहर में अनेक स्थानों पर मनाया गया। कलाकारों द्वारा उनके गाए हुए गीतों को गुनगुनाते हुए केक काटा गया। हरफन मौला कलाकार सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अनेक स्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें स्थानीय गायकों द्वारा उनके गाए गीतों को गाकर स्वर्गीय किशोरदा को याद किया गया। इस अवसर पर शहर के न्यास कॉलोनी क्षेत्र में स्थित साईं की बगिया परिसर में स्वर्गीय किशोर कुमार के जन्मदिवस पर संगीत की महफिल सजी। मिले सुर मेरा तुम्हारा ग्रुप द्वारा द मैनी मेलोडियस मूड्स ऑफ किशोर के नाम से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में ग्रुप के गायक कलाकारों ने किशोरदा की आवाज में एक से बढ़कर एक गीत गाए। इस अवसर पर ग्रुप ने एक गुमनाम लेकिन बेहतरीन कलाकार का सम्मान भी किया। वहीं कार्यक्रम में कलाकार के द्वारा किशोर कुमार के एक से बढ़कर एक गीत भी गाए गए। कार्यक्रम का संचालन धनराज खाड़े ने किया। इस अवसर पर ग्रुप के अखिल दुबे, अनुराग दीवान, किशोर सीरिया, नागेश वर्मा, अनिल शुक्ला, सतीश शर्मा, जगदीश जुनानिया, कमलेश मनवारे, पारस जैन, राजकुमार बाबरिया, राकेश दुबे, डॉक्टर BK विश्वास, सुनील मालवीय, पार्थो रॉय, अशोक तिवारी, प्रदीप मालवीय, रोहित नागे, विनोद पांडे, राजेश वर्मा, मुन्ना भट्टी उपस्थित थे। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में निनाद ग्रुप द्वारा नेशनल हाईवे पर स्थित जग्गी फूड प्लाजा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय किशोरदा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में म्यूजिकल ग्रुप निनाद सिंगर्स ने केक काटा। कार्यक्रम में निनाद सिंगर्स के सदस्यों में आलोक गिरोटिया, अमिताभ बैस, अतुल शुक्ला, शशांक बैसाखिया, अजय राज, प्रदीप बैस, सुखमीत सोखी, दीपक सोनी आदि स्थानीय गायक कलाकार ने
स्वर्गीय किशोर कुमार की आवाज में हूबहू गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं भोपाल से आए गायक मनोज जाट ने भी किशोर दा की आवाज में गीत गुनगुनाए। इस अवसर पर म्यूजिकल ग्रुप निनाद सिंगर सदस्य उपस्थित थे। श्रावण मास के पहले दिन से कोरोना महामारी के चलते एवं इसके बचाव के लिए निरंतर श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लकड़गंज में भगवान शिव के
पार्थिव शरीर का पूजन एवं रुद्र अभिषेक चल रहा है। सोमवार से इस मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंग के पार्थिव स्वरूप का निर्माण एवं रुद्र अभिषेक शुरू होगा। पहले दिन गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पार्थिव स्वरूप का पूजन एवं रुद्र अभिषेक होगा। रविवार को काल्पनिक पार्थिव शिवलिंग के समापन अवसर पर मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र, पंडित सत्येंद्र पांडे, पंडित पीयूष पांडे ने विधि विधान से भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप का पूजन एवं अभिषेक कराया। इस अवसर पर मुख्य आचार्य पंडित मिश्र ने कहा कि शिव की भक्ति में ही संसार के नागरिकों की शक्ति छुपी हुई है। शिव से शक्ति प्राप्त करने का बड़ा साधन केवल उसकी भक्ति है। उन्होंने कहा कि शिव औघड़दानी है और वे अपने लिए कभी कुछ अपने पास नहीं रखते। वह केवल भक्तों के द्वारा उनका पूजन एवं अभिषेक करने पर भक्त जो चाहते हैं उन्हें दे देते हैं। इन दिनों रिमझिम बारिश हो रही है, वहीं चौक चौराहों और मुख्य मार्गों पर 24 घंटे विचरण करने वाले मवेशियों को ऐसी बारिश के बीच में यहाँ वहाँ शरण लेनी पड़ती है। बुधवार की देर शाम सूरजगंज मुख्य मार्ग पर बैंक द्वारा संचालित एक एटीएम के भीतर मवेशी घुसकर खड़े रहे। इस दौरान उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ा। बुधवार की देर शाम सूरजगंज मुख्य मार्ग पर बैंक द्वारा संचालित एक एटीएम के भीतर मवेशी घुसकर खड़े रहे, जिसके पीछे मुख्य कारण यह था कि उस समय बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए मवेशी दुकान मकान के छज्जे का आसरा ले लेते हैं ताकि वह पानी में भीगने से बच सकें। लेकिन देखने में आ रहा है कि लंबे समय से विभिन्न बैंक संस्थानों के द्वारा शहर के अनेक स्थानों पर एटीएम का संचालन तो किया जा रहा है, लेकिन वहां सुविधा एवं सुरक्षा के नाम पर औपचारिकता ही बढ़ती जा रही है। अधिकांश एटीएम के गेट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या फिर वहां कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते। जिन एटीएम पर पहले संबंधित बैंक द्वारा सुरक्षाकर्मी तैनात भी किए थे, तो लंबे समय से चले कोरोना संक्रमण काल के दौरान इन एटीएम से सुरक्षाकर्मी हटा लिए गए। अब हालात यह है कि अधिकांश एटीएम बिना सुरक्षाकर्मी के संचालित हो रहे हैं और बारिश के मौसम में आए दिन मवेशी एटीएम की शरण लेते देखे जा रहे हैं। मवेशी के एटीएम में रहने से ग्राहकों को काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। सुखतवा में एक खेत के कुएं में अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। उसकी मौत कैसे हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। हालांकि मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। सुखतवा निवासी मिश्रीलाल राठौर के खेत पर बने कुएं में किसी युवक का शव पड़ा होने की सूचना खेत मालिक ने केसला पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक के शव को बाहर निकलवाया। उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है, जिसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाया गया। मृतक कौन है और कुएं तक कैसे पहुंचा, इसका खुलासा नहीं हो सका। उसकी मौत कैसे हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात मर्ग कायम कर उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। पुरानी इटारसी क्षेत्र में ट्रैक्टर स्कीम के पास रहने वाली एक महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एवं मारपीट का आरोप लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी सीमापति पवन सेन उम्र 26 वर्ष निवासी ट्रैक्टर स्कीम विकास नगर निगम ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी पति पवन सेन, सास रेवतीबाई एवं जेठ बसंत सेन द्वारा मुझे पिछले 6 वर्षों से दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीमा के साथ आरोपी द्वारा मारपीट करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने धारा 498A, 294, 323, 506 एवं 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, नसबंदी के 2.5 साल बाद हुआ बच्चा। ऑपरेशन फेल होने से मजबूर मां को कराना पड़ा तीसरा सीजर। विद्युत बिलों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने दीपक जलाकर अधिकारियों को जताया विरोध। कोरोना के 4 मरीज सामने आने से प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन से बाहर से आने वाले यात्रियों की होगी कोरोना जांच। जिला कांग्रेस अध्यक्ष फौजदार की फौज की 1 सप्ताह में होगी घोषणा। भारतीय हॉकी टीम की जीत के साथ शहर में मनाया जश्न। हॉकी प्रेमियों ने ढोल धमाके के साथ निकाला जुलूस। और तिलक सिंदूर में दर्शन करने गई महिला के गले से खींची चैन। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।